VSC टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट 1 वीडियो हमने कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। पहले उस सीरीज को देखिए, उसके बाद फिर इस पार्ट 2 वाले सीरीज को देखिएगा। इसमें क्या है क्वेश्चन आपका, वायु प्रदूषण के स्रोतों अथवा कारणों का वर्णन कीजिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट इस पेपर का पैटर्न के बारे में पूछ रहे थे, तो जिस तरीके से AC पेपर का यानी जो 50 नंबर वाला पैटर्न था, उसी तरीके से इसका भी पैटर्न रहने वाला है। ये 75 नंबर वाला पैटर्न नहीं है, डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, वायु प्रदूषण के स्रोतों अथवा कारणों का वर्णन कीजिए। यानी वायु प्रदूषण का स्रोत यानी किन किन जगहों से वायु प्रदूषण होती है, अथवा कारणों का वर्णन करें यानी इसके क्या कारण है वायु प्रदूषण के, ये भी आपको बताना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना, यानी वायु मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। यानी वायु के बिना, और वायु में जो तत्व मौजूद है खास करके ऑक्सीजन, वो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। बिना भोजन के कुछ दिन और बिना पानी के कुछ समय तक तो जीवन संभव है, लेकिन बिना शुद्ध वायु के कुछ मिनट भी जीवित रहना कठिन है। आज मानव की गतिविधियों के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। दूषित वायु मानव स्वास्थ्य या फिर पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है, जो वायु प्रदूषण हो रहा है। इसके बाद अब समझते हैं वायु प्रदूषण का अर्थ। जब वायु में धुआं, धूल, जहरीली गैस और हानिकारक कण मिल जाते हैं, जिससे वायु शुद्ध नहीं रहती यानी वायु अशुद्ध हो जाती है, तो इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण वायु से सांस लेना कठिन हो जाता है। जो भी प्रदूषित वायु होता है उससे सांस लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें धूल, कण और बहुत सारी जहरीले गैसें मिली हुई रहती है और अनेक बीमारियां भी फैलती है। वायु प्रदूषण आज शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके बाद समझते हैं वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत और कारण। अब इसमें समझिए, सबसे पहला जो स्रोत है वो ध्यान से समझिएगा। पहला स्रोत क्या है आपका, कारखानों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। यानी पहला स्रोत क्या है आपका, औद्योगिक स्रोत है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है खास करके वायु प्रदूषण के लिए, और इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़े मात्रा में वायु प्रदूषित होती है। उद्योगों में कोयला, पेट्रोल और डीजल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती है। ये गैसें वायु को दूषित करती है और सांस लेने वाली जैसी बीमारियां बढ़ाती है। चलिए अब समझते हैं दूसरा, यहाँ पर वाहनों से होने वाला प्रदूषण, यानी ये भी एक स्रोत है। आज सड़कों पर वाहनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुएं के कण छोड़ते हैं। यानी जो भी वाहन यूज़ हो रहा है आज के टाइम में, उन सभी चीज़ों से, जो पेट्रोल जल रही है या डीजल जल रहे हैं, उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जहरीले गैस या धुएं छोड़ते हैं। इससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। बड़े शहरों में वाहनों से होने वाला प्रदूषण बहुत अधिक है, और कहीं ना कहीं बड़े शहरों में वाहनों से जो होने वाला प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इससे अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी और आँखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका घरेलू ईंधन का उपयोग। घरेलू ईंधन में, यानी घरेलू ईंधन के रूप में जो भी चीज़ें हम लोग उपयोग करते हैं, ईंधन कहने का मतलब है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, कोयला जलाते हैं, उन सभी चीज़ों के उपयोग से भी प्रदूषण बढ़ती है, खास करके वायु प्रदूषण। ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में आज भी खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, उपले और मिट्टी का तेल उपयोग किया जाता है। इन ईंधनों को जलाने से धुआं निकलता है, जो घर के अंदर और बाहर की वायु को प्रदूषित करता है। इससे महिलाओं और बच्चों में सांस की बीमारियां भी अधिक हो जाती है, यानी सांस लेने जैसी बीमारियां अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कृषि गतिविधियां, यानी खेती बाड़ी करने वाली जो भी क्रियाकलाप या गतिविधियां हैं, उससे भी वायु प्रदूषित होता है। किसान फसल कटाई के बाद खेतों में पराली जला देते हैं, यानी जो पुआल होता है उसको जला देते हैं। इससे बड़ी मात्रा में, देखिए कोई कोई पुआल नहीं भी जलाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती, वो जला देते हैं। इसके अलावा जो भी खरपतवार होते हैं, जो भी चीज़ें जो बची हुई रहती है, वो भी जला देते हैं। इससे बड़ी मात्रा में धुआं और हानिकारक गैसें वायु में फैल जाती है और कई दिनों तक यह जलती रहती है। इससे क्या होता है, वायु में जो भी हानिकारक गैसें हैं और धुआं फैलती रहती है। यह समस्या विशेष रूप से उत्तर भारत में अधिक देखी जाती है। पराली जलाने से वायु की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है और स्मॉग की समस्या भी उत्पन्न होती है। स्मॉग कहने का मतलब है कुहास, जो होता है ना, कुहासा, उसी को स्मॉग बोला गया है। वैसी समस्या हो जाती है, यानी उसे अम्लीय वर्षा भी बोल सकते हैं, जिससे मिट्टी अनुपजाऊ भी हो जाती है। इसके बाद देखिए निर्माण कार्य और धूल। सड़कों, भवनों, पुलों के निर्माण से बहुत अधिक धूल उड़ती है। यह धूल हवा में मिलकर वायु प्रदूषण बढ़ाती है। शहरों में निर्माण कार्यों के कारण हवा में सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ जाती है,
जो फेफड़ों के लिए हानिकारक होते हैं। यानी जो भी निर्माण कार्य होते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले जो काम होते हैं, और उससे या फिर और भी खनन, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कार्य या फिर खनन कार्य के द्वारा भी जो धूल उड़ती है उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। इसके अलावा देखिए कचरा जलाना, घरेलू और औद्योगिक कचरे को खुले में जलाने से जहरीला धुआं निकलता है। प्लास्टिक और रबर जलाने से बहुत हानिकारक गैस निकलती है। यह वायु प्रदूषण का एक गंभीर कारण है और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक भी है। प्राकृतिक स्रोत, अब ये प्राकृतिक स्रोत से भी कैसे फैलता है, देखिए कुछ प्राकृतिक कारण भी वायु प्रदूषण में योगदान देते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, धूल भरी आंधी और परागकण वायु को प्रदूषित करते हैं। हालांकि ये प्राकृतिक है, लेकिन मानव जनित प्रदूषण की तुलना में इनका प्रभाव बहुत ही ना के बराबर है, कम है। चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है। तो वायु प्रदूषण से दमा, टीबी, हृदय रोग और आंखों की बीमारियां बढ़ती है। पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। अम्लीय वर्षा, जलवायु परिवर्तन भी वायु प्रदूषण के कारण ही होते हैं। तो ये तो हो गया इसके दुष्प्रभाव, यानी क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। अब समझते हैं इसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाए। तो स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दे, वृक्षारोपण करें यानी पेड़ों को लगाए, उद्योगों में फिल्टर लगाना और कचरा ना जलाना वायु प्रदूषण को कम कर सकता है। जागरूकता और सरकारी नियमों का पालन आवश्यक है। बाकी आप निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हो, वायु प्रदूषण मानव द्वारा उत्पन्न एक गंभीर समस्या है। यदि इसके स्रोतों को नियंत्रित नहीं किया गया तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। स्वच्छ वायु के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट आपका मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियों की व्याख्या कीजिए। मिट्टी के बचाव के लिए क्या हमें विधियां अपनानी चाहिए। मृदा संरक्षण से तात्पर्य समझते हैं। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा यानी मिट्टी को नष्ट होने से बचाना। यानी मृदा संरक्षण का मतलब क्या हो गया, मिट्टी को बचाना, उसका संरक्षण करना, बचाव करना और उसकी उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखना, बनाए रखना। मिट्टी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमें भोजन, इसके अलावा कपड़ा और कई अन्य चीज़ें मिलती है। जब हवा, पानी या गलत मानवीय कार्यों से मिट्टी बह जाती है या खराब हो जाती है तो इसे मृदा अपरदन कहते हैं। यानी हवा से, पानी से या मनुष्य के द्वारा जो भी काम किए जाती है, जैसे कि मिट्टी की कटाई, उससे क्या होता है कि मिट्टी जो है वो बह जाती है ऊपरी सतह, उसी को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं मिट्टी जो है वह सुरक्षित नहीं रहती है। मृदा संरक्षण का उद्देश्य इसी अपरदन को रोकना है और मृदा संरक्षण का खास करके इसी मृदा अपरदन को ही रोकने के लिए किया जाता है। मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना और लंबे समय तक खेती योग्य बनाए रखना है। और इसका संरक्षण इसलिए ज़रूरी है ताकि मिट्टी की जो क्वालिटी है वो सुधरी रहे और साथ ही साथ लंबे समय तक खेती के योग्य इसमें उर्वरक शक्ति बनी रहे। आज के समय में बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, गलत खेती के तरीके और अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी तेज़ी से खराब हो रही है। इसलिए मृदा संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट आपका मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियाँ, जिनमें से पहला आपका है वनों की रक्षा और वृक्षारोपण। यानी वनों की रक्षा, खास करके जो पेड़ पौधे हैं उनको बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ पौधे मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को बहने से रोकती है। जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो वर्षा के समय मिट्टी आसानी से बह जाती है। इसलिए पुराने वनों की रक्षा करना और नए पेड़ लगाना मृदा संरक्षण की सबसे अच्छी विधि है। पेड़ वर्षा के पानी की गति को भी कम करती है, जिससे मिट्टी नहीं कटती है, मिट्टी बहती नहीं है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका सीढ़ीदार खेती करना चाहिए। कहाँ पर, जहाँ पर ढलान ज़मीन है वहाँ पर, या फिर पहाड़ी इलाके में। यह विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। पहाड़ की ढलानों पर सीढ़ियों की तरह खेत बनाए जाते हैं। इससे पानी तेज़ी से नीचे नहीं बहती है और मिट्टी खेत में ही रुकी रहती है। सीढ़ीदार खेती से मिट्टी का कटाव कम होता है और फसल की पैदावार भी बढ़ती है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट आपका समुच्च जुताई। अब ये क्या है, तो इस विधि में खेतों की जुताई ढलान के समांतर की जाती है। यानी इस टाइप से अगर रहता है तो उस सिचुएशन में खेती इस टाइप से, मतलब उसकी जुताई जो होता है ना, इस टाइप से की जाती है ताकि पानी जो है वो उतना मिट्टी को बहाकर ना ले जाए जो वर्षा होगी। तो इसलिए इसको समुच्च जुताई कहा जाता है, यानी ढलान के समांतर, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। इससे वर्षा का पानी धीरे धीरे बहता है और मिट्टी को अपने साथ नहीं ले जाता। यह विधि विशेष रूप से ढलान वाले खेतों के लिए उपयोगी होता है। इसके बाद समझते हैं फसल चक्र। एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाने से मिट्टी की शक्ति कम हो जाती है। फसल चक्र में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें बोई जाती है। जैसे एक बार अनाज, यानी एक बार अनाज फिर दलहन,
कहने का मतलब एक बार आप अनाज की फसल उगाइए, उसके बाद फिर दलहन यानी दाल की खेती कीजिए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वो बरकरार रहेगी। इससे मिट्टी की पोषक तत्व मिलते रहते हैं और उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। यानी फसल चक्र भी ज़रूरी है मिट्टी के संरक्षण के लिए। इसके बाद देखिए घास और झाड़ियाँ उगाना। खुले मैदान में घास और छोटी झाड़ियाँ उगाने से हवा और पानी दोनों से होने वाला कटाव कम हो जाता है। घास मिट्टी को ढक लेती है, जिससे मिट्टी उड़कर बाहर नहीं जाती है या फिर बहती नहीं, या फिर उसका आपर्दन नहीं होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट विधि, बांध और मेड़ बनाना। यानी खेतों के चारों ओर मेड़ बनाना और छोटे छोटे बांध बनाना भी मृदा संरक्षण में सहायक होती है। इससे पानी खेत में ही रुका रहता है और मिट्टी बहने से बच जाती है। यह विधि वर्षा आधारित खेती में बहुत उपयोगी होता है, जो बांध बनाया जाता है, मेड़ बनाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका रासायनिक खादों का सीमित प्रयोग करना चाहिए। यानी अधिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग से मिट्टी कठोर और बंजर हो जाती है। इसके स्थान पर गोबर की खाद और साथ ही साथ कंपोस्ट और हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। इससे मिट्टी नरम रहती है और उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। तो ये भी एक विधि है जिसके द्वारा मिट्टी के अपर्दन या फिर उसकी सुरक्षा की जाए। इसके बाद नियंत्रित चराई। जब पशु एक ही स्थान पर अधिक चराई करती है, नियंत्रित चराई कहने का मतलब है चराई पर कंट्रोल करना। क्योंकि जब एक ही स्थान पर अधिक चराई करते हैं पशु, तो जमीन की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। नियंत्रित चराई से मिट्टी की रक्षा होती है और घास फिर से उगने का समय भी पाते हैं। कहने का मतलब है चराई कर देते तो क्या होता है, घास ऊपर में क्या होता है, उग नहीं पाता है, धूप के कारण मर जाता है और उससे क्या होता है, मिट्टी जो है वो वहाँ पर अपर्दन होने लगती है, कटने लगती है हवा द्वारा। तो ये भी ज़रूरी है, यानी कंट्रोल करना चाहिए चराई पर। निष्कर्ष के तौर पर आपको लिखना होगा, मृदा संरक्षण हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम आज मिट्टी की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में खेती करना कठिन हो जाएगा। पेड़ लगाकर सही खेती के तरीकों को अपनाकर और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करके हम मिट्टी को बचा सकते हैं। मृदा संरक्षण केवल किसानों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य भी है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, झारखंड में जल प्रदूषण के स्रोतों एवं कारणों का वर्णन करना है। यानी झारखंड में जो भी जल प्रदूषण का स्रोत है वो कौन कौन सा है और इसके क्या कारण हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। झारखंड एक खनिज समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियाँ, जलाशय, तालाब और भूमिगत जल बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन औद्योगिकीकरण, खनन, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण राज्य में जल प्रदूषण की समस्या तेजी से बढ़ रही है। जल प्रदूषण का अर्थ है पानी का इतना दूषित हो जाना कि वह पीने, खेती और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक बन जाते हैं। यानी पानी पीने के लिए या फिर खेती करने के लिए या फिर जीव जंतुओं के लिए ये कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाती है। अब समझते हैं झारखंड में जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत। देखिए जरूरी नहीं कि ये झारखंड के लिए आए। जल प्रदूषण अगर आ जाता है, झारखंड नहीं भी लिखा है तो भी यही पॉइंट बनाना है। कहीं भी जल प्रदूषण इन्हीं कारणों से ही होता है, यही स्रोत होते हैं जल प्रदूषण के कारण। लेकिन झारखंड में थोड़ा कुछ अलग होगा, लेकिन आप इसे भी लिख दोगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका नंबर कटेगा, सेम मार्क्स मिल ही जाएगा। पहला देखिए स्रोत औद्योगिक स्रोत है। झारखंड में कई बड़े उद्योग हैं, जैसे कि इस्पात कारखाने, कोयला आधारित उद्योग, ताप विद्युत गृह, रासायनिक कारखाने आदि। ये उद्योग अपने कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को बिना शुद्ध किए नदियों और नालों में छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए दामोदर नदी औद्योगिक अपशिष्ट के कारण सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। तो ये पहला स्रोत है। क्यों है ये चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका खनन गतिविधियाँ। झारखंड को खनिज राज्य कहा जाता है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइड, माइका आदि बड़े पैमाने पर खनन होता है, यानी उसे खुदाई करके निकाला जाता है। और खनन क्षेत्रों से निकालने वाला गंदा पानी, मिट्टी और रासायनिक पास की जो नदियाँ है, यानी कहने का मतलब है जो भी पास की नदियाँ है खनन के द्वारा क्या हो जाती है, वह दूषित हो जाती है और तालाबों में मिल जाती है, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। इसके बाद देखते हैं घरेलू अपशिष्ट जल। शहरों और कस्बों से निकलने वाला घरेलू गंदा पानी सीधे नदियों, तालाबों और नालों में डाल दी जाती है। चाहे घर का जो भी कचरा हो, लैट्रिन, बाथरूम, जो भी पानी हो, सभी सीधा नदी में चले जाते हैं। इससे साबुन, डिटर्जेंट, मलमूत्र और अन्य गंदगी होती है जो पानी को दूषित कर देती है। खास करके रांची, धनबाद, जमशेदपुर जैसे शहरों में यह समस्या अधिक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका कृषि से उत्पन्न प्रदूषण। अब यहाँ पर कैसे होता है वो देखिए। खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किया जाता है। वर्षा के समय ये रसायन बहकर नदियों, तालाबों और भूमिगत जल में या चले जाते हैं। इससे पानी जहरीला हो जाता है और जलीय जीवों को भी नुकसान पहुँचता है, जल में रहने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं। इसके बाद देखिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियाँ। यानी नदियों और तालाबों में मूर्ति विसर्जन, पूजा सामग्री, फूल, पत्तियाँ और प्लास्टिक डालने से भी जल प्रदूषण होता है।
यानी धार्मिक जो भी परंपरा है उस कारण से भी कहीं ना कहीं हर साल देखा जाए कई फेस्टिवल आते हैं, उन फेस्टिवल में हम लोग क्या करते हैं, मूर्तियों को और भी जो भी धार्मिक चीज़ें हैं उन सभी के कचड़े को क्या करते हैं, बहाते हैं। इस कारण से भी क्या होता है, जल कहीं ना कहीं प्रदूषित होता है। मेलों और धार्मिक आयोजनों के बाद जल स्रोतों में गंदगी भी बढ़ जाती है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट आपका ठोस कचरा। घरेलू और शहरी कचरा, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि को नदियों और तालाबों में फेंक दिया जाता है। यह कचरा पानी को गंदा करता है और जल प्रवाह को भी रोकता है। तो धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के कारण भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ठोस कचरा जो घरेलू और शहरी कचरा जो होते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कहीं पर जमा हो गया और भी कचड़े जमा हो गए, तो ये भी क्या करते हैं, नदियों और तालाबों में फेंक देते हैं, जिससे भी जल प्रदूषण होता है। अब समझते हैं झारखंड में जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है। पहला देखिए, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण। तो स्रोत और कारण में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मिलता जुलता मिलेगा, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। यानी औद्योग की संख्या बढ़ रही है झारखंड में, इसको कंट्रोल करना चाहिए। जो कंट्रोल नहीं कर रहा है यानी इसका नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जल शोधन की व्यवस्था ठीक से नहीं की गई है। जल शोधन कहने का मतलब है जल को शुद्ध रखना, क्योंकि ये जो औद्योगिकीकरण है ये क्या करते हैं, सारा कुछ जल में ही बहाते हैं, जो भी रसायन वगैरह जो भी चीज़ें होती है, केमिकल। नियमों का पालन ना होने से प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, खनन पर नियंत्रण की कमी। खनन कार्यों में पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी की जाती है। खदानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को साफ किए बिना जल स्रोत में छोड़ दिया जाता है, तो ये भी एक कारण है। इसके बाद देखिए, जनसंख्या वृद्धि, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। जनसंख्या बढ़ने से पानी की मांग बढ़ रही है और गंदे पानी की मात्रा भी बढ़ गई है। उचित सीवर व्यवस्था ना होने से यह पानी नदियों में चला जाता है। यानी जो गंदा पानी है वो कहीं ना कहीं उसको स्वच्छ करके पीने लायक बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, जनसंख्या की जो जिस तरीके से जनसंख्या उस तरीके से उसकी पूर्ति हो सके। इसके बाद देखिए, जागरूकता की कमी। लोगों में जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता की भी कमी है। लोग कचरा और गंदगी जल स्रोत में डाल देते हैं, यानी नदी में, तालाब में कहीं ना कहीं कचरा वगैरह जो भी चीज़ें वो फैला देते हैं। तो ये लोग नहीं जानते हैं कि इससे जल प्रदूषण होता है। इसके लिए जानकारी देना, जागरूकता देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद देखिए, कमज़ोर प्रशासनिक व्यवस्था। जल प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का सख्त से पालन नहीं होता। निगरानी की कमी के कारण प्रदूषण फैलती है। अब निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखना है, झारखंड में जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। इसके प्रमुख कारण उद्योग, खनन, घरेलू गंदा पानी, कृषि, रसायन और मानवीय लापरवाही भी है। यदि समय रहते जल प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में पीने योग्य पानी की भारी कमी हो सकती है। इसलिए उद्योगों में जल शोधन यानी जल को शुद्ध रखना, खनन पर नियंत्रण, जन जागरूकता या फिर सख्त कानून बनाने चाहिए, जिसके माध्यम से जल प्रदूषण को रोकना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब समझते हैं झारखंड में वायु प्रदूषण के बुरे परिणाम एवं उनके निदान का वर्णन। यानी झारखंड में अब वायु प्रदूषण के बारे में समझते हैं, इसका क्या परिणाम है भाई, और इसका क्या निदान होना चाहिए, इसका उपचार क्या होना चाहिए। झारखंड एक खनिज और औद्योगिक राज्य है। यहाँ कोयला खनन, इस्पात कारखाने, ताप विद्युत गृह और वाहन बड़ी संख्या में है। इन कारणों से वायु प्रदूषण की समस्या तेजी से बढ़ रही है। वायु प्रदूषण का अर्थ है हवा में हानिकारक धुएं, धूल और जहरीली गैसों का मिल जाना, जिससे मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद समझते हैं झारखंड में वायु प्रदूषण के बुरे परिणाम। ये तो इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर समझते हैं पहला पॉइंट, मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। यानी क्या प्रभाव होता है वायु प्रदूषण से, तो पहला, मानव स्वास्थ्य पर यह बुरा असर डालता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से दमा, खांसी, फेफड़ों की बीमारी, आंखों में जलन और हृदय रोग बढ़ जाते हैं। धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों को सांस की समस्या अधिक होती है। यानी इससे क्या प्रभाव होता है भाई, सांस जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है, सांस लेनी जैसी बीमारियां, खास करके खांसी, फेफड़े और भी चीज़ें, या फिर हृदय रोग भी होते हैं। और ये किन किन इलाकों में ये समस्या ज़्यादा बनी है, तो यहाँ पर देखिए धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर जैसे जगहों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है। इसके बाद देखिए, बच्चों और बुजुर्गों पर अधिक प्रभाव होता है इसका। बच्चों और बुजुर्ग वायु प्रदूषण से जल्दी प्रभावित होते हैं। बच्चों में फेफड़ों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है और बुजुर्गों में पुरानी बीमारियां भी बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है। देखिए, प्रदूषण हवा से पेड़ पौधों की पत्तियां पीली हो जाती है और उनकी वृद्धि भी रुक जाती है। हवा में मौजूद धूल और गैस से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। जी हाँ, आपको लगता होगा कि नहीं पूरा जंगल झाड़ है, यहाँ पर प्रदूषण होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेंगे पेड़ पौधे। ये भूल है, क्योंकि जो धूल कण है वो अगर कहीं ना कहीं हवा में मिले हुए हैं तो उससे क्या होगा,
पत्ते के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह नहीं हो पाएगी, वह प्रक्रिया में प्रभावित होगी, दिक्कत होगी, जिससे फसल की पैदावार कम होती है। इसके बाद देखिए पशु पक्षियों पर प्रभाव। पशु और पक्षी भी प्रदूषित हवा से बीमार पड़ते हैं। कई बार जहरीली गैसों के कारण पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इससे जैव संतुलन बिगड़ता है। इसके बाद समझते हैं पर्यावरण असंतुलन। पर्यावरण असंतुलन कहने का मतलब है वायु प्रदूषण से तापमान में वृद्धि होती है और मौसम चक्र बिगड़ जाता है। इससे अनियमित वर्षा, सूखा और गर्मी भी बढ़ती है, जो झारखंड जैसे कृषि आधारित राज्य के लिए हानिकारक है। चलिए इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट आपका स्मारकों और इमारतों को क्षति। प्रदूषित हवा में मौजूद रसायन इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जो हवा प्रदूषित होती है उसके कारण दीवारें काली पड़ जाती है और निर्माण सामग्री कमजोर भी हो जाती है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में वायु प्रदूषण के निदान के लिए क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या है उसको रोकने के लिए। तो उद्योगों पर नियंत्रण होना चाहिए। कारखानों में चिमनियों, जो बड़े बड़े धुएं निकलने के लिए जो बनाई जाती है ना चिमनी, तो वो चिमनियों पर फिल्टर और शोधन यंत्र लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। बिना शुद्ध किए धुआं छोड़ने वाले उद्योग पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो खनन गतिविधियों में सुधार होना चाहिए। खनन क्षेत्रों में धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव किए जाए। खदानों के आसपास हरित पट्टी, पेड़ पौधे विकसित किए जाए ताकि धूल कम फैले। इसके अलावा वृक्षारोपण भी करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। पेड़ हवा को साफ करने में मदद करते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। सड़कों, उद्योगों और शहरों के आसपास वृक्षारोपण जरूरी है। इसके बाद समझते हैं स्वच्छ ईंधन का प्रयोग। घरों में लकड़ी, कोयला और उपले की जगह गैस और बिजली का उपयोग बढ़ाया जाए। इससे घरेलू वायु प्रदूषण कम होता है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वाहनों से प्रदूषण कम करना। यानी पुराने और धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर रोक लगाई जाए। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए और साइकिल व पैदल चलने को प्रोत्साहित किया जाए। इससे प्रदूषण क्या होगी, वाहनों के द्वारा कम होगी। इसके बाद देखिए जन जागरूकता। लोगों को वायु प्रदूषण के नुकसान के बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। इसके बाद देखिए सरकारी नियमों का सख्त पालन। कहीं ना कहीं वही चीज़ें, तो बहुत सारे मिलते जुलते पॉइंट्स आपको मिलेंगे, यानी कहीं ना कहीं रिवीजन हो जाएगा बहुत सारा। खास करके प्रदूषण आता है, पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें आती है, तो आप आराम से लिख दोगे अगर मैराथन वीडियो देख लोगे। तो सरकारी नियमों को भी सख्त पालन करना चाहिए, यानी नियम कानून जो है वो कड़ी होनी चाहिए। वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कानूनों का सही से और ढंग से पालन कराया जाए। नियमित जांच और निगरानी की व्यवस्था मजबूत की जाए। ये तो हो गया। अब निष्कर्ष के तौर पर लिखना है, झारखंड में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। यदि समय रहते इसके बुरे परिणामों को समझकर उचित कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और खराब हो सकती है। उद्योगों पर नियंत्रण, वृक्षारोपण, स्वच्छ ईंधन और जन जागरूकता के माध्यम से वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम स्वच्छ हवा के लिए मिलकर प्रयास करें। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं का विवरण। ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है उसे समझना है। सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण के अर्थ को देख लेते हैं। तो आवश्यकता से अधिक तेज और लगातार शोर होना। जितनी आवश्यकता है आपको सुनने के लिए ध्वनि, उससे ज़्यादा अगर तेज और लगातार शोर हो रही है, उसी को ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। यह शोर हमारे शरीर, मन और समाज तीनों पर बुरा असर डालता है। ध्वनि प्रदूषण से होने वाले प्रमुख जो समस्याएं हैं वो निम्नलिखित है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहली समस्या, सुनने की शक्ति में कमी। यानी लगातार तेज आवाज़ सुनने से कानों पर बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम होने लगती है। कई लोगों को कान में सीटी बजने जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगती है और कभी कभी बहरेपन की भी समस्या भी हो सकती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन। तेज शोर से मन शांत नहीं रह पाता। व्यक्ति जल्दी गुस्सा करने लगता है और तनाव बढ़ जाता है। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण में रहने से घबराहट, बेचैनी और थकान महसूस भी होती है, जिससे मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होता है, नींद में बाधा होती है। शोर वाली जगहों पर रहने से क्या होता है, रहने वाले लोगों को ठीक से नींद नहीं आती, बार बार नींद टूटती है, जिससे शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता। नींद की कमी से दिन भर थकान रहती है और काम करने की क्षमता भी घट जाती है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट आपका 4 नंबर, हृदय रोग की संभावना। ध्वनि प्रदूषण से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तेज आवाज़ से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे हृदय पर दबाव पड़ता है। लंबे समय तक ऐसा रहने से हृदय रोग होने का भी खतरा बढ़ जाता है।
इसके बाद समझते हैं पढ़ाई और काम में बाधा। शोर के कारण ध्यान लगाना कठिन हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और वयस्कों को काम ठीक से नहीं हो पाता है। यानी सीधा बात है कि जो ध्वनि प्रदूषण है, यानी जो शोरगुल है, इससे कहीं ना कहीं ना तो काम ढंग से होगा ना ही पढ़ाई होगी। कार्यालयों और स्कूलों में ध्वनि प्रदूषण से कार्य क्षमता कम हो जाती है, यानी काम ही कम होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका बच्चों के विकास पर असर। बच्चों पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव अधिक होता है। तेज शोर से उनका मानसिक विकास धीमा हो सकता है, उन्हें ध्यान लगाने और समझने में कठिन होती है, यानी कठिनाई होती है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पशु पक्षियों पर बुरा प्रभाव। यानी ध्वनि प्रदूषण से पशु और पक्षी डर जाते हैं, उनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। कई पक्षी अपने घोंसले छोड़ देते हैं और पशु बीमार पड़ सकते हैं। इससे प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ता है। इसके बाद समझते हैं सामाजिक जीवन पर प्रभाव। लगातार शोर से लोगों के बीच तनाव बढ़ता है, बातचीत में परेशानी होती है और आपसी संबंधों में खटास भी आ सकता है। शांति भंग होने से समाज में अशांति फैलती है। तो ये भी समस्याएं हो सकती है किसके द्वारा? ध्वनि प्रदूषण के द्वारा। अब समझते हैं निष्कर्ष के तौर पर आपको लिखना है, ध्वनि प्रदूषण केवल कानों की समस्या नहीं बल्कि यह पूरे जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए तेज आवाज़ से बचना, अनावश्यक हॉर्न, लाउड स्पीकर और मशीनों के शोर को नियंत्रित करना हमें सभी की जिम्मेदारी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारकों को लिखिए। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ पहले देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन होता क्या है और ये जो जलवायु परिवर्तन है तो उसके लिए जो मनुष्य जिम्मेदार है तो उसके क्या क्या कारक है वो आपको लिखना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन का अर्थ। यानी इसका अर्थ है मौसम के ढर्रे में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यानी मौसम के ढर्रे कहने का मतलब है मौसम में ही अगर कोई बदलाव हो जाता है उसी को ही क्या बोलते हैं? जलवायु परिवर्तन। ढर्रे कहने का मतलब है जिस समय वर्षा होनी चाहिए उस समय वर्षा नहीं होती है, जिस समय जो भी मौसम होना चाहिए वो चीज़ उस समय नहीं हो पाती है, तो उस कारण से जलवायु परिवर्तन होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आज के समय में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण प्राकृतिक से अधिक मानवीय गतिविधियाँ हैं, यानी मनुष्य के कामकाज हैं। मनुष्य द्वारा किए गए कुछ कार्य वातावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और मौसम असंतुलित हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रमुख मानवीय कारक निम्नलिखित है, जिसे हम लोग समझेंगे। यानी टेम्परेचर अभी के टाइम में देख रहे हो गर्मी के दिनों में ज़्यादा बढ़ जाती है, वर्षा होती है तो इतना वर्षा होता है कि बाढ़ आ जाता है। तो ये सारा जो परिवर्तन होता है, बदलाव, उसी को ही बोला जाता है जलवायु परिवर्तन। और उसके लिए खास करके मनुष्य का जो भी क्रियाकलाप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से है वो समझिए। पहला, वनों की कटाई। पेड़ वातावरण से हानिकारक गैसों को सोखते हैं। जब पैमाने पर पेड़ काटे जाते हैं, जब पेड़ जो है वो बड़े पैमाने पर काटे जाते हैं तो हवा में हानिकारक गैस बढ़ जाती है। इससे तापमान बढ़ता है और वर्षा का संतुलन भी बिगड़ जाता है और इससे जलवायु परिवर्तन होता है। इसके बाद देखिए औद्योगिकीकरण। कारखानों से निकलने वाला धुआं और गैसें वातावरण को प्रदूषित करती है। यह गैसें गर्मी को रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तेज औद्योगिकीकरण जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है और ये बहुत ही बड़ा कारण है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट आपका वाहनों का अधिक प्रयोग। वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा में हानिकारक गैस छोड़ता है। शहरों में वाहनों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण बढ़ रहा है, जो तापमान बढ़ाने में सहायक है। यानी वाहनों की जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है? जलवायु परिवर्तन में इफेक्ट होता है। जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग। घर में जो हम लोग कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, तो इससे बहुत अधिक गर्मी पैदा हो जाती है। यानी होने वाली जो गैसें हैं वह निकलती है। कोयला जलाते उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, पेट्रोल जलाते, डीजल जलाते, इसमें जो भी गैसें निकलती है वह बहुत अधिक गर्मी पैदा करने वाली गैसें होती है, जो इन्हीं से निकलती है। ये गैसें वातावरण को गर्म करती है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। इसके बाद देखिए बढ़ती जनसंख्या बढ़ने से घर, सड़क, उद्योग और संसाधनों की मांग बढ़ती है। इससे जंगल कटते हैं और प्रदूषण बढ़ता है, जो जलवायु परिवर्तन को तेज करता है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट आपका कृषि में रसायनों का प्रयोग। खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अधिक उपयोग वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। इससे निकलने वाली गैसें तापमान बढ़ाने में मदद भी करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऊर्जा का गलत उपयोग। बिजली और ईंधन का अनावश्यक उपयोग भी जलवायु परिवर्तन का कारण है। अधिक ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक ईंधन जलाया जाता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। यानी ऊर्जा का गलत उपयोग के कारण भी कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ता है और उससे जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद कचरे का गलत निपटान।
कचरे को जलाने और खुले में सड़ने से हानिकारक गैस उससे निकलती है, मीथेन या जो भी गर्म गैसें होती है वो भी निकलती है। यह गैसें वातावरण को गर्म करती है और जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देती है। ये तो हो गया, हमने देख लिया क्वेश्चन क्या कि भाई जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानव के कौन कौन से कारक हैं। अब इसमें निष्कर्ष के तौर पर लिखना है कि जलवायु परिवर्तन के लिए मनुष्य स्वयं काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, काफ़ी नहीं बहुत हद तक। यदि समय रहते वनों की रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, प्रदूषण पर नियंत्रण और संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलता है या मिल सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अब समझते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में जैव विविधता के अनयन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए तथा इसे रोकने का उपाय बताइए। झारखंड में जो जैव विविधता है, अनयन कहने का मतलब है उसमें नुकसान या उसका ह्रास, उसके बारे में बताया जाता है। अनयन का वही मतलब होता है। तो भाई उसके लिए उत्तरदायी क्या क्या कारण है उसका वर्णन करना और उसके रोकथाम के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। झारखंड वन, पहाड़, नदियों और जीव जंतुओं से समृद्ध राज्य है। यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और वन्य जीव पाए जाते हैं। इन्हीं सभी के मेल को जैव विविधता कहा जाता है। लेकिन आज झारखंड में जैव विविधता धीरे धीरे घटती जा रही है, जिसे जैव विविधता का अनयन कहा जाता है। इसके पीछे कई मानवीय कारण जिम्मेदार है, जिसे समझेंगे। चलिए, जैव विविधता के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ये चीज़ मैंने कई बार डिस्कस कर दिया है। वनों की अंधाधुंध कटाई। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, तो झारखंड में जैव विविधता के अनयन के प्रमुख कारण, यानी जो भी जैव विविधता है उसका ह्रास कैसे हो रहा है, तो वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण। खास करके झारखंड में लकड़ी, खेती, खनन और बसावट, यानी जो बस रहे हैं जंगल को उजाड़कर, उसके लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए हैं। जंगल काटने से पेड़ पौधे नष्ट होते हैं और वन्य जीवों का घर भी छिन जाता है। इससे जैव विविधता का भी भारी नुकसान होता है। दूसरे नंबर पर देखते हैं खनन गतिविधियां, यानी झारखंड खनिजों से भरपूर राज्य है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइड आदि के खनन से जंगल नष्ट होते हैं, जमीन खराब होती है और जल स्रोत दूषित होते हैं। इससे वनस्पतियों और जीव जंतुओं का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट आपका औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। उद्योगों की स्थापना और शहरों के फैलाव के कारण प्राकृतिक क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण हवा, पानी, मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, जिससे जैव विविधता भी घटती है। नेक्स्ट देखिए कारण, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने से आवास, भोजन और संसाधनों की कमी बढ़ती है। इसके कारण लोग क्या करते हैं, जंगल की कटाई, जल स्रोत का दोहन और प्रदूषण बढ़ता है, जिससे जैव विविधता के लिए हानिकारक हो जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका वन्य जीवों का शिकार। कुछ लोग शौक या फिर अपने शौक के लिए या फिर मांस या फिर अवैध व्यापार के लिए जानवरों का शिकार करते हैं। इससे कई जीवों की संख्या बहुत कम हो गई है और कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। ये भी एक जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है, खास करके झारखंड में। जल और भूमि प्रदूषण। अब जल और भूमि प्रदूषण के कारण क्या होता है, नदियों, तालाबों और ज़मीन में गंदगी और रसायन मिलने से जलीय और स्थलीय जीव मरने लगते हैं और इसके कारण क्या होता है, प्रदूषण जैव विविधता को सीधा नुकसान पहुंचता है। अब समझते हैं, ये तो नुकसान देख लिया, अब इसके उपाय क्या करना चाहिए, यानी जो भी अनयन हो रहा है, इसका ह्रास हो रहा है जैव विविधता का झारखंड में, तो उसके रोकने के क्या उपाय हैं। पहला, वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण। नहीं समझ में आएगा तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, यही पॉइंट्स को यहाँ पर लिख कर और लिखना, इसको नहीं करना है, इसको नियंत्रित करना है, बस वही लिख देना, काम बन जाएगा। लेकिन वीडियो पूरा देख लीजिए, यहाँ पर भी जो पॉइंट है उसी को ही लिख सकते हो। वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण। जंगलों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगानी चाहिए। इससे प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहेगा और जीव जंतुओं को संरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, खनन पर नियंत्रण। कहीं ना कहीं उसी टाइप से हमने भी पॉइंट बनाया ताकि आपके लिए आसानी हो। खनन कार्यों में पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। खनन के बाद भूमि को फिर से हरा भरा बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वन्य जीव संरक्षण, यानी शिकार पर सख्त रोक लगानी चाहिए। जीवों को नहीं मारना है, ऐसा नियम कानून लगा दिया जाए। अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़ाई जाए, जहां पर जो भी जंगली जीव है उसकी रक्षा हो सके, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका प्रदूषण पर रोक। उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी और धुएं को नियंत्रित किया जाए। नदियों और जंगलों को प्रदूषण से बचाया जाए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जन जागरूकता, यानी लोगों को जैव विविधता के महत्व के बारे में जानकारी ये नहीं है, तो उसको जागरूकता की जाए। इसके अलावा जब लोग समझेंगे कि प्रकृति से ही जीवन है, तब उसका संरक्षण करेंगे, ना कि उसका दोहन करेंगे, जिससे जैव विविधता बची रहेगी। इसके बाद पारंपरिक और प्राकृतिक जीवन शैली। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित और सही उपयोग किया जाए। स्थानीय और पारंपरिक तरीकों को अपनाकर प्रकृति पर दबाव कम किया जा सकता है।
चलिए अब निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखना है। झारखंड की जैव विविधता राज्य की सबसे बड़ी संपदा है। यदि इसका संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में पर्यावरण असंतुलन, जल संकट और जीवन संकट बढ़ सकता है। इसलिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर जंगलों, जीव जंतुओं और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। जैव विविधता का संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा एनालिसिस करके और भी कवर कर देंगे। उसके बाद फिर ये लास्ट पार्ट 3rd तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर सभी को मर्ज करके एक मैराथन वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी सारे पार्ट को देख लीजिएगा। और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।